आई एम चांदनी मूलचंदानी, योर एजुकेटर फॉर हिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश इंडिया में जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। उसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल से कि कौन कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंप्लीमेंट किए और उनके क्या इफेक्ट रहे। So let us start with today's discussion without wasting any time. सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है वो है परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? परमानेंट। ये सिस्टम में कुछ तो परमानेंट है। क्या परमानेंट है देखते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत पॉपुलर हैं। परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसके बाद आता है रियोतवारी सेटलमेंट या रियोतवारी सिस्टम, उसके बाद आता है महलवारी सिस्टम। ये 3 जो सेटलमेंट्स हैं ये आपको याद रखनी है। आप इस लेक्चर के बाद क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे जिसमें ये तीनों सिस्टम लिखेंगे। तीनों सिस्टम के को इम्प्लीमेंट करने वाले कौन थे उनके नाम लिखेंगे, कौन से साल में इम्प्लीमेंट हो रही है उनके नाम लिखेंगे, इसमें क्या एक स्पेशल फीचर है, रेवेन्यू परमानेंट है, फिक्स्ड है कि नहीं है वो लिखेंगे, कौन से एरियाज में ये सेटलमेंट्स इंप्लीमेंट हुए वो लिखेंगे, और ब्रिटिश इंडिया का कितना परसेंट ये सिस्टम्स ने, ये सेटलमेंट्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था वो लिखेंगे। इस टेबल से आपके सारे प्रश्न लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। ओके, आपको ये टेबल बनानी है जरूर से। तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लेकर के ये टेबल बनाइएगा। छोटी सी टेबल बनेगी, आपकी आधी शीट में कंप्लीट हो जाएगी। व्हाट हैपेंस, परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जमींदारी सिस्टम? क्योंकि इसमें बीच में जमींदार अपॉइंट किए गए थे। जमींदार जो थे वही लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और ब्रिटिशर्स को देते थे। तो जो किसान हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में एक लिंक है, वो है जमींदार। परमानेंट सेटलमेंट में इसको एस्टैब्लिश करने वाले थे कॉर्नवालिस। 1793 में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने का प्रश्न आ जाता है। किसने एस्टैब्लिश किया? कॉर्नवालिस ने 1793 में। कहां पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीजन तक। मतलब समझिए आप कि जो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, वहां पे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड देन बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ पे जमींदारी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश इंडिया का 19% एरिया लगभग इसने ऑक्यूपाई कर रखा था जमींदारी सिस्टम ने। 19%। ये भी देखिए एक बार प्रश्न आ चुका है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए कि सबसे ज्यादा एरिया कौन सा सिस्टम ने ऑक्यूपाई कर रखा था, इसीलिए ये मैं फोकस कर रही हूं। अब इसको एस्टैब्लिश करने के पीछे कारण क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने सोचा कि जमींदार, एक हैंडफुल ऑफ पीपल से टैक्स कलेक्ट करना इजी होगा कंपैरेटिव हम किसानों के पास जाएं और उनसे टैक्स कलेक्ट करें। समझ पा रहे हैं आप कि इन्होंने क्यों जमींदारों को अपॉइंट किया था? ये सोच रहे हैं कि जमींदारों को अपॉइंट करने से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका काम कम हो जाएगा। भाई गांव गांव जाकर के एक एक फार्मर से, एक एक किसान से टैक्स कलेक्ट करने से अच्छा है कि 10 किसानों के ऊपर आप एक जमींदार बिठा दीजिए, उन जमींदारों से टैक्स कलेक्ट कीजिए। दूसरी चीज, जमींदारों को आप जमीन दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जमींदार आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, आपके प्रति लॉयल रहेंगे, आपके प्रति डिवोटेड रहेंगे। तो आपने एक सोशल क्लास, एक डेवलप कर लिया ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति लॉयल रहेंगे। तीसरी बात, जमींदारों से अगर आप टैक्स कलेक्ट करेंगे तो जमींदार क्या करेंगे? उनका जो टैक्स है परमानेंट सिस्टम में फिक्स्ड है, उनको एक ही फिक्स्ड अमाउंट देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद वो अपनी जेबें भरने के लिए जो किसान है उससे बहुत ज्यादा पैसा लेंगे, उससे कहेंगे कि और ज्यादा फसल उगाओ और ज्यादा काम करो, ताकि जो फसल है, जो उपज है, वो जमींदार अपने प्रॉफिट के लिए रख सके। तो ओवरऑल क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब होता क्या है? ये तो थी ब्रिटिशर्स की सोच, इसलिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम को ऑप्ट किया। हो ये रहा है, इसके पहले फीचर्स पढ़ते हैं हम। इसमें क्या हो रहा है? जमींदार जो है उनको लैंड दे दी गई है। पहले जमींदारों का काम क्या था? हम पढ़ चुके हैं मेडिवल इंडिया में,
जो मीडिएटर्स थे वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, ओनर्स नहीं थे, सिर्फ कलेक्ट करते थे लैंड रेवेन्यू। अब क्या हुआ, जिन जमीनों से वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वही जमीनें अब उनको दे दी गई। अब वो उन जमीनों के ओनर बन गए, जमींदार। तो पहली चीज तो ये हुई कि जमीनें जमींदारों को मिलने लगी किसानों से छीन करके। दूसरा, जमींदारी राइट जो है वो हेरिडिटरी था, हेरिडिटरी था मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वही जमींदार रहेंगे। जमींदारों के पास इतने अधिकार थे कि वो उस भूमि को खरीद सकें, बेच सकें, ट्रांसफर कर सकें या गिरवी रख सके, मॉर्टगेज गिरवी रख सके। इसमें क्या होता था, एक फिक्स डेट दी जाती थी, उस डेट के शाम तक, दिन सूरज ढलने से पहले जमींदार को जितना भी टैक्स है डिसाइडेड वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। एंड अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो वो अपनी भूमि से, अपनी लैंड से हाथ धो बैठते थे। तो इसीलिए इसको सनसेट लॉ भी कहा गया, क्योंकि सूरज डूबने से पहले इसमें टैक्स आपको देना होता था, तो इसीलिए इसको सनसेट लॉ भी कहा गया। और क्या हो रहा है कि ये जो लैंड रेवेन्यू है वो फिक्स्ड है, ये बदल नहीं सकता, परमानेंट है, फिक्स्ड है। जमींदार 10/11 पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे हैं और सिर्फ 1/11 पार्ट खुद के पास रख रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इससे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकती। भाई ऑलरेडी आपने इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है, 10/11 पार्ट, इससे ज्यादा क्या ही डिमांड करोगे। खैर ठीक है, ये इसके फीचर्स थे। लेकिन जिस मंशा के साथ परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था वो मंशा पूरी नहीं हो पाई ब्रिटिशर्स की, और हम देखते हैं कि ना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ना ही जो डेवलपमेंट है वो बढ़ा एग्रीकल्चर में, बल्कि किसानों का जो शोषण है वो बढ़ता चला गया। इसके बाद जो अगला सिस्टम है वो है रियायतवारी सिस्टम। क्या हो रहा है उस सिस्टम में, रियायतवारी सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले थे थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड 1820 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मद्रास, बॉम्बे, सिंध, बेरार और असम के पार्ट्स में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया को पूरा कवर करके बैठा हुआ था। बॉम्बे का एरिया काफी बड़ा था, मद्रास, सिंध, बेरार और असम के एरिया पे फैला हुआ था। लगभग 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कवर्ड अंडर रियायतवारी सिस्टम। तो आप समझ सकते हैं अब जितना भी होगा महलवारी, लेकिन सबसे ज्यादा क्या हुआ, रियायतवारी का एरिया हुआ 51%। उसके बाद द सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली विद द पेजेंट्स। इसमें क्या हो रहा है, जो मिडिलमैन है वो नहीं है। रियायत मतलब क्या होता है, रियायत मतलब होता है किसान, फार्मर, पेजेंट। रियायत को ही भूमि का ओनर बना दिया जा रहा है। द पेजेंट वॉज मेड द ओनर ऑफ द लैंड। सेटलमेंट जो है डायरेक्टली रियायत के साथ हो रहा है, और हर एक पेजेंट को एक पट्टा इशू हो रहा है। पट्टा पढ़ चुके हैं मेडिवल इंडिया में, क्या है पट्टा, एक डॉक्यूमेंट होता था। जैसे हमने पढ़ा था चेहरा सिस्टम, डाक सिस्टम, जो अलाउद्दीन खलजी का था। चेहरा सिस्टम में क्या हो रहा है, हर एक सोल्जर के पास एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट में उनकी सारी डिटेल लिखी हुई है, उनका फोटो लगा हुआ है। फोटो मतलब मैं आपको बता रही हूँ पहचान के लिए, हालांकि तब तो फोटो नहीं खींचते थे। तो जो भी मतलब है उसकी डिटेल कि ये किस रेजिमेंट को बिलोंग कर रहा है, आर्मी के, क्या इसका, आप समझ लीजिए आधार कार्ड, वो डिटेल्स होती थी चेहरा सिस्टम में। अब ये जो पट्टा सिस्टम है इसमें क्या है, इसमें वो किसान के सारे जो डिटेल्स हैं कि कितनी भूमि है उसके पास, कितना कर फिक्स किया गया है, कौन सी उसने क्रॉप्स उगाई हैं, कौन सी क्रॉप्स उगाने वाला है वो, ये सारी डिटेल्स वो पट्टे पे लिखी होती थी। तो हर एक किसान को एक पट्टा इशू किया जाता था। याद रखना है, ये प्रश्न आ चुका है कि पट्टा किस सिस्टम में इशू किया जाता था, रियायतवारी सिस्टम में इशू किया जाता था। इसमें रेट ऑफ रेवेन्यू जो था वो नॉट फिक्स्ड था, परमानेंट नहीं था, मतलब कि वो बदल सकते थे ब्रिटिशर्स जब चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से। हालांकि रेट हाई था लेकिन स्टिल वो बदला जा सकता था, एंड पीरियोडिकली उसको रिव्यू किया जाता था, कुछ समय के बाद उसको चेंज किया जाता था। टैक्सेस को बढ़ाने का जो राइट है, रेवेन्यू रेट में जो चेंज करने का राइट है, वो किसके पास था, वो था
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास या फिर स्टेट के पास, ब्रिटिशर्स के पास था ये राइट। उसके बाद है महलवारी सेटलमेंट। महलवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हॉल्ट मैकेंजी एंड आर एम बर्ट 1822 में सेंट्रल इंडिया, एमपी, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट करते हैं इसको। इस सेटलमेंट के अंदर क्या होता है, महल बनाए जाते हैं। महल क्या है, दो या दो से अधिक ग्रुप ऑफ विलेजेस, सेवरल विलेजेस वर क्लब टुगेदर एंड वर रेफर्ड एज महल्स। महलवारी सिस्टम में क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ विलेजेस बनाए जा रहे हैं जिन्हें महल कहा गया है, और वो ग्रुप ऑफ विलेजेस से टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं। ये महल का एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया जाता था, उस व्यक्ति से लिया जाता था टैक्स। तो देखिए क्या आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे जमींदारी सिस्टम है, बीच में जमींदार है, बस वो जमींदार का ही नाम बदल करके यहाँ पे महल रिप्रेजेंटेटिव रख दिया गया है। ठीक है, सही सोच रहे हैं आप, ऐसा ही था, जमींदारी सिस्टम जैसा ही था महलवारी सिस्टम, बस एक चेंज था, ये था कि जो रेवेन्यू का रेट है वो नॉट फिक्स्ड था। तो किसमें फिक्स्ड था, परमानेंट सिस्टम, परमानेंट नाम से समझ में आ रहा है, इसमें फिक्स्ड था। उसके अलावा रियायतवारी और महलवारी में कैन बी रिव्यूड पीरियोडिकली। द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड, रेवेन्यू का रेट फिक्स्ड नहीं था, उसको रिवाइज किया जा सकता था, और इसीलिए इस सिस्टम को टेम्पररी जमींदारी सेटलमेंट भी कहा गया है, टेम्पररी जमींदारी सेटलमेंट। उसके बाद इसने 30% ब्रिटिश इंडिया का एरिया ऑक्यूपाई कर रखा था। अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा एरिया, क्रोनोलॉजिकली लगाइए कि सबसे ज्यादा इन तीनों में से किस सेटलमेंट के पास एरिया था एंड देन किसके पास था। ये प्रश्न आएगा तो आप लिखेंगे कि सबसे ज्यादा जो एरिया था वो था रियायतवारी के अंडर 51%, उसके बाद था महलवारी के अंडर 30%, और उसके बाद था परमानेंट सेटलमेंट के अंदर 19%। ओके, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अब हो क्या रहा है, ये सारी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज तो लग गई, ब्रिटिशर्स ने कुछ एम्स के साथ ही पॉलिसीज लगाई, क्या उनकी मंशा थी मैं आपको बता चुकी हूं जब पढ़ा रही थी। तो अब हो क्या रहा है कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज कोई खास सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि ये किसान का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, एंड दीज आर प्रूविंग एज वेरी वेरी एक्सप्लॉइटिव टूल्स फॉर द पेजेंट्स। जो किसान की कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा बुरी होती जा रही है। क्या हो रहा है थोड़ा देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट में जो जमींदार है वो कुछ समय के बाद हम देख रहे हैं कि अपने टैक्स कलेक्शन के राइट्स किसी और को दे देता है और अपना वो किसी और शहर में जाके बसता है। मतलब जमींदार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानता है, वो सोच रहा है टैक्स ही तो कलेक्ट करना है, तो जमींदार अपने बाकी बिजनेस में लग जा रहा है और बीच में मिडिलमैन को अपॉइंट कर रहा है। ब्रिटिश इंडिया ने ऑलरेडी एक मिडिलमैन अपॉइंट किया है, जमींदार अपने अंडर मिडिलमैन अपॉइंट कर रहे हैं, और वो मिडिलमैन हो सकता है कोई और लोगों से टैक्स कलेक्ट करवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है भाई, जितने लोग बीच में आते जाएंगे उतने लोग घूस खाएंगे ना। होता ये है, देखिए आज भी कहीं कहीं पे ऐसा हमें देखने को मिलता है, आपने मूवीज देखी होंगी कि वसूली ली जाती है, जो रोड साइड स्टॉल्स लगाते हैं, जो वेंडर्स हैं उनसे वसूली सिस्टम चलता है, इलीगल है ये। वसूली सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी एक एरिया के दादा आ जाते हैं और वो कहते हैं आपको इतना पैसा हमें देना है, और वो कौन से दादा हैं, लाइक वो इलीगली भी वो लीडर है कि नहीं है, कौन है, कहाँ से आते हैं नहीं पता, अलग अलग लोग आकर के पैसा वसूल के चले जाते हैं वेंडर्स से। स्पेशली आपने ये मूवीज में देखा होगा, ऐसा होता भी है। तो क्या हो रहा है, यही हो रहा है यहाँ पे कि किसानों के पास कोई भी आकर के कह रहा है भाई हम जमींदार के लोग हैं, हमें पैसा दीजिए, हमें टैक्स दीजिए, हमें टैक्स दीजिए। वैसे ही ऑलरेडी जो रेवेन्यू के रेट है वो इतने हाई है, ऊपर से आप बार बार उनसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, बीच में जितनी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं वो अपना भी फायदा कुछ ना कुछ खाएंगी। तो क्या हो रहा है, जो पेजेंट है, जो लोवेस्ट लेवल पे है सबसे, जिससे टैक्स कलेक्ट हो रहा है, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, और वो अपनी भूमि छोड़ करके, जहां पे वो काम कर रहा है किसान, वो छोड़ करके और फिर उसके बाद चला जाता है, वो रेवेन्यू देने के सक्षम नहीं बचता है। और देखिए एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म क्या है, जहां पे लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार नहीं है और उसके जगह पे मिडिलमैन पैसा वसूल रहे हैं, इस फिनोमिनन को कहा गया है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ये प्रश्न आ चुका है, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म किसको कहा गया है। तो जमींदार नहीं है और उसकी जगह मिडिलमैन जो है
वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। इस फिनोमिनन को कहा गया है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। उसके बाद रियोतवारी में क्या हो रहा है, रेवेन्यू की डिमांड बहुत हाई है। उसके बाद जब पेजेंट रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है, जो रियोत है वो नहीं टैक्स पे कर पा रहा है, तो उसकी जमीन को पहले गिरवी रखा जा रहा है। मतलब वो खुद ही रख रहा है, भी टैक्स देने के सक्षम नहीं है तो क्या करेगा, जमीन गिरवी रखेगा, उससे जो पैसा मिलेगा वो उसके बाद वो पैसा देगा टैक्स के फॉर्म में। जमीन वो गिरवी रख रहा है ये सोच के कि वो जमीन छुड़वा लेगा, लेकिन ऐसा कोई भी समय नहीं आता है जब उसकी जमीन उसको वापस मिलती है, वो मनी लेंडर यानी कि जमींदार के पास ही उसकी जमीन चली जाती है। तो होता यही है कि अपनी जमीन से हाथ धो बैठते हैं रियत, और जितनी भी जमीन है कल्टिवेटिंग जमीन वो नॉन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी के पास चली जाती है। रियतवारी सिस्टम में रियत्स को जमीन देने का एकमात्र एम ये था कि जो जमीन है वो किसानों के पास रहेगी तो उस पर कल्टीवेशन अच्छे से होगा, वो जानते हैं कि कौन सी फसल वो अपनी जमीन पे उगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जमीन चली जा रही है, वही हो रहा है जो परमानेंट में हो रहा है नॉन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी के पास। अपनी जमीन वो गिरवी रख रहे हैं और वो कभी फिर छुड़वाने के सक्षम नहीं होते क्योंकि रेट इतना हाई रहता है। एक और जो इम्पैक्ट है वो क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या समझ रहे हैं आप कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से? एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होना मतलब इससे पहले किसान क्या कर रहे थे कि अपने कंजम्पशन के लिए जो क्रॉप्स हैं वो उगा रहे थे। अब उनको टैक्सेस पे करने हैं, उनको पैसा चाहिए। पैसे के लिए क्या करेंगे, वो टैक्सेस कैश में पे करते थे वो, तो उनको पैसा चाहिए। उसके लिए वो क्या करेंगे, वो अपने कंजम्पशन के अलावा क्रॉप्स उसमें उगाने की कोशिश करेंगे जमीन में। कंजम्पशन के अलावा क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जिनकी मार्केट में डिमांड हो। तो अब होम कल्टीवेशन से शिफ्ट हो रहा है मार्केट कंजम्पशन में। द शिफ्ट फ्रॉम होम कल्टीवेशन टू मार्केट कंजम्पशन वाज सीन। मार्केट कंजम्पशन वाली क्रॉप्स को उगाया जा रहा है जिसमें कि जूट, कॉटन, शुगर केन एक्सेट्रा आते हैं। ये क्रॉप्स बहुत ज्यादा समय तक भी एक तो आप नहीं उगा सकते क्योंकि जो भूमि है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है अगर कंटिन्यूअसली आपने ये कैश क्रॉप्स उगाई। तो कैश क्रॉप्स कहते हैं, यानी कैश क्रॉप मतलब क्या होता है, वो क्रॉप्स जिनको आप बेचने के लिए उगाते हो, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जिनको उगाते हो, तो कैश मिलेगा आपको वो क्रॉप बेच के, इसीलिए उनको कैश क्रॉप कहा जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि कैश क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। कैश क्रॉप्स उगाने के साइड इफेक्ट्स क्या है, भूमि की फर्टिलिटी कम हो रही है और उसको बेचने के लिए अब किसान जा रहा है बाजार में उसको और ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है जो फेस करने के वो सक्षम नहीं है, और किसान का और ज्यादा शोषण हो रहा है। बहुत हाई रेवेन्यू रेट देने के लिए वो सोच रहा है मैं जो क्रॉप है वो बेच करके पैसा कमा लूंगा, लेकिन वो बेचने जब जा रहा है तो उसको बेचने के लिए बिचौलियों की मदद पड़ रही है। मार्केट में इंटरवेनर्स हैं जो उसकी क्रॉप शहर में जाकर के बेच रहे हैं, और पहले इधर से टैक्स कलेक्ट करने वाले उनका शोषण कर रहे थे, अब जो बेचने वाले हैं वो भी बीच में पैसा खा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो कैश क्रॉप कल्टीवेट करने के बाद, अपनी भूमि की फर्टिलिटी लूज करने के बाद भी उन्हें जो उसका इकोनॉमिक वैल्यू है क्रॉप का वो नहीं मिलता है। और उसके बाद क्या हुआ, कैश क्रॉप्स की डिमांड भी एकदम से बढ़ गई क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय था ये। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग रही हैं और इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल को फुलफिल करने के लिए इंडिया में सारी जो कैश क्रॉप्स हैं, कॉटन की खेती है स्पेशली, वो की जाती थी। रॉ कॉटन जाता था यहाँ से इंग्लैंड और वहां से फाइनल प्रोडक्ट बन करके यहाँ आते थे। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो है वो ऐसी पॉलिसीज ऑप्ट कर रही है कि ये जो कैश क्रॉप्स है इनका जो प्रोड्यूस है वो बढ़े, ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स जो है वो कैश क्रॉप को ही लगाएं। लेकिन कैश क्रॉप्स के बढ़ावे से उनका शोषण और ही ज्यादा बढ़ जा रहा है और मार्केट का जो रिस्क है, जो इराटिक बिहेवियर है, उसमें भी एक्सपोजर हो रहा है फार्मर्स का। अब उनको बाजार जाकर के अपनी प्रोडक्ट्स बेचने पड़ रहे हैं एंड पहले ही उनको वैल्यू कम मिल रही है, फिर बिचौलियों का यूज कर रहे हैं, वो भी पैसे खा रहे हैं और ऐसे उनका शोषण होता जा रहा है। तो ये हमने कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े सारे हमारे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे उनके। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और देखिए, अगर ओवरऑल हम एक बात करें ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी की,
तो हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया का रूल का समय रहा भारतवर्ष में, वो प्रसिद्ध है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? इससे प्रश्न आते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रिटिशर्स जब भारतवर्ष में आ रहे हैं तो वो दो काम कर रहे हैं। एक तो यहाँ की जो नेटिव इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स, पॉटरी, छोटी छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। नो टू द लोकल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। दूसरा क्या कर रहे हैं? यहाँ का जितना भी रॉ मटेरियल है वो ले जा रहे हैं ब्रिटेन में। रॉ मटेरियल जा रहा है बाहर, और रॉ मटेरियल जा रहा है बहुत ही कम पैसों में। यहां से बहुत ही कम पैसों में रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, वहां पे इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। वो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए वापस से इंडिया एज अ मार्केट उन्होंने कैप्चर कर रखा है। थर्ड नंबर इज फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं भारतवर्ष में और वो बेचे जा रहे हैं। तो आप देखिए, दो तरीके से, दोनों साइड से इंडिया में शोषण हो रहा है लोगों का। एक तो उनके सामान बहुत कम रेट पे खरीदे जा रहे हैं, दूसरा यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर नहीं रहे हैं। तो जो भी मतलब ऐसा है कि यहाँ का रॉ मटेरियल यहीं पे यूज हो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, वो कॉन्सेप्ट तो चला ही गया। आप इंडस्ट्रीज को कहाँ प्रमोट कर रहे हैं? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको आकर के बेच रहे हैं भारत में, और वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आप बहुत ही ज्यादा दाम पे बेच रहे हैं। तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है भारतवर्ष के लोगों का। ये पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। दूसरा, ये क्या करते थे, यहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जैसे बंगाल में इनको दीवानी राइट्स मिल गए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, ये दीवानी राइट से जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, इसी रेवेन्यू का प्रयोग करके वहीं के सामान, रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं। तो यहाँ का जो पैसा है वो भी बाहर जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ओवरऑल हर जगह से, हर एंगल से ब्रिटिशर्स ने खोखला कर दिया था हमारे भारत को। तो बहुत ही ज्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ हमें देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में। पहले शुरू में हमें क्या देखने को मिलता है, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर से पहले, कि जब ब्रिटिशर्स भारतवर्ष आ रहे हैं तो वो अपने साथ कुछ एक्सचेंज में ला रहे हैं, ट्रेड करने आ रहे हैं ना। तो यहाँ से अगर स्पाइसेस लेके जा रहे हैं तो उसके बदले में वो प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सब लेके आ रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर, ये सारे प्रेशियस मेटल्स को बुलियन कहा जाता है। बुलियन कहा जाता है। तो ये बुलियन लेके आ रहे हैं पहले, प्लासी और बक्सर से पहले। फिर उनको बक्सर के बाद तो यहाँ पे दीवानी राइट्स ही मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स मिलने के कारण वो यहाँ के पैसे से ही यहाँ का सामान खरीद रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहा गया। ये प्रश्न आता है यूपीएससी, यूपीपीसीएस की परीक्षा में, एमपीपीसीएस की परीक्षा में, सारे स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी में ये टर्म दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? यहाँ के पैसे से यहीं का जो सामान खरीदा ब्रिटिशर्स ने, उसको इन्वेस्टमेंट कहा गया है। द परचेज ऑफ इंडियन गुड्स बाय इंडियन वेल्थ। द परचेज ऑफ इंडियन गुड्स बाय इंडियन वेल्थ वॉज नोन एज इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया कैसे खरीदते थे, यहीं से पैसा कलेक्ट करते थे और यहीं का रॉ मटेरियल खरीद के बाहर भेजते थे। और इन्होंने बहुत ही कम रेट फिक्स किया, मतलब सारे जो चीजें हैं, रॉ मटेरियल, उनके रेट्स फिक्स कर दिए थे इन्होंने, जो कि बहुत ही कम फिक्स किए थे। तो फार्मर का एज अ सेलर भी नुकसान हो रहा है, एज अ बायर भी नुकसान हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और इंडस्ट्रीज को तो प्रमोट किया नहीं। इंडस्ट्रीज को प्रमोट ना करने के कारण क्या हुआ? जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, उनको प्रमोट किया नहीं। तो एक हमें अलग ही चीज देखने को मिलती है, अर्बन एरियाज से माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरियाज में। अभी हमारे आज के भारतवर्ष का फिनोमेना क्या है कि गांव से लोग शहर की तरफ जा रहे हैं रोजगार के लिए। इन्होंने क्या किया? उल्टा ही कर दिया, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया नहीं। तो हमें बहुत मास स्केल में एक मूवमेंट देखने को मिलता है अर्बन एरिया से रूरल एरियाज की तरफ। लोग अब गांव में सोच रहे हैं जाके खेती बाड़ी करें, भाई शहर में तो कुछ काम धंधा है नहीं। लोग गांव जा रहे हैं, गांव में जमीन तो उतनी ही है, ऑलरेडी उस जमीन पे खेती हो रही है। अब क्या हो रहा है?
लोग गांव वापस जा रहे हैं तो जमीन में बंटवारे हो रहे हैं। एक फैमिली में 4 भाई हैं भाई, अब आएंगे तो कहेंगे ना हमें भी अपना हिस्सा चाहिए, तो इसीलिए हमें फिर फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स मिलती हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हो रही है, छोटी छोटी हमें बहुत ज्यादा गांव में जमीनें देखने को मिलती हैं। और ये इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर करके आता है, क्योंकि छोटी छोटी फसलें गांव में जमीनें होंगी तो उसमें फसलें जो है प्रोडक्शन हाई स्केल नहीं हो पाएगा। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आप लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होगा, फर्टिलिटी अफेक्ट होगी जमीन की। और बाद में हम देखते हैं जब हमारा देश आजाद होता है तो यही सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है। और फिर हम क्या करते हैं, हम लैंड यूनिफिकेशन की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं 1947 में हमारी इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये जो ओवरऑल ब्रिटिश रूल है इसके हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट्स रह गए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स रह गए, जो कि हम अभी तक डील कर रहे हैं। तब क्या अभी तक हम इनको झेल ही रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे जो हमारे चैलेंजेस हमारे सामने ब्रिटिशर्स खड़े करके गए हैं इनको हम इजीली डील करके और एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बना सकें। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स थे वो हमने देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या चल रहा था आखिर ब्रिटिशर्स के इंडिया में। आपको ये सब क्लियर होगा आई होप। एंड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, तो वो आपका इससे सॉल्व हो जाएगा, आप उस पर आंसर भी लिख पाएंगे। एंड अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड।